Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, definitely we are going to deeply discuss about our today's topic which is called ceteris paribus. But in this video lecture, we'll cover its uses. Definitely, in our last video lecture, friends, we learned about what is the meaning of ceteris paribus and we covered one question that was significance. Yes, significance are nothing but importance. So, we learned about what are the significance of the ceteris paribus. But in our today's video lecture, we're going to deeply discuss about its uses. Okay, so now let's move further, friends. अब इसके यूजेस पढ़ने से पहले वी शुड टेक अ रिकैप ऑफ आवर लास्ट वीडियो लेक्चर इन विच वी डिस्कस दैट इट इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. हमने ये सीखा था कि ceteris paribus का मतलब होता है other things remains constant. When we talk about two variables, when we need to do study, deeply study about a particular variables. For example, in law of demand, when we are talking about the price of a product or the quantity demanded by the customers, so we need to just do focus on these two variables only, and we need to assume that all other factors, all other variables will remain constant, and this is the concept what we call the ceteris paribus. सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये बताऊंगी कि ceteris paribus का मतलब होता है जहाँ पर आप ये मानकर चलेंगे कि दो वेरिएबल के अलावा जिसका आप डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा सारी की सारी चीज़ें क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है. इट विल बी अनचेंज्ड ओनली. So now let's learn together about the uses. Now very first is economic relationship. So definitely whenever we do study about the economic variables, तो जो दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, एज वी नो दैट जब प्राइस बढ़ता है सो क्वांटिटी डिमांड, मतलब कस्टमर ऑटोमेटिकली किसी भी चीज़ के महंगे हो जाने की वजह से उसके डिमांड को क्या कर देता है, कम कर देता है. तो ये एक रिलेशनशिप है जिसको समझने के लिए हमें ceteris paribus की मदद लेनी पड़ती है, बिकॉज इन दोनों के रिलेशन को समझने के लिए, इस नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशनशिप को समझने के लिए आपको अदर सारे वेरिएबल्स और सारे फैक्टर्स को मानकर चलना होता है कि वो कांस्टेंट है, दैट इज अनचेंज वेरिएबल्स. ठीक है. नाउ वी हैव अनदर वन, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. सो बार बार आपने देखा होगा, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड का एग्जाम्पल दिया था. उसी तरीके से वी हैव अ लॉ ऑफ सप्लाई ऑल्सो इन विच वी नीड टू थिंक अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर. डेफिनेटली अगर आप प्रोड्यूसर है, इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चर, सो अगर आपका कोई प्रोडक्ट 10 रुपये का मार्केट में बिक रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक मार्कर पेन है जो मार्केट में बिकती है 10 रुपीज़ की, तो अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा 10 to 12, सो वट यू गाइज विल डू, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, आप भी आपके प्रोडक्ट के सप्लाई को बढ़ा देंगे. क्यों बढ़ा देंगे? क्योंकि आपके प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ गया है. सो हियर यू कैन ईजिली अर्न द प्रॉफिट ऑफ ₹2 एट ईच सेल, राइट. तो जितना भी नंबर ऑफ यूनिट्स आप बेचोगे, हर एक यूनिट पे आपको ₹2 का फायदा होने वाला है. सो व्हाट यू विल डू, व्हेन द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट विल इंक्रीज इन द मार्केट, यू विल ऑल्सो इंक्रीज योर सप्लाई, राइट. तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है, उसकी वजह से एक वेरिएबल बढ़ रहा है दैट इज प्राइस, और उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ ही रहा है दैट इज क्वांटिटी, जो मैन्युफैक्चर सप्लाई करेगा. सो हियर वी कैन सी द पॉजिटिव रिलेशनशिप. जैसे लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको नेगेटिव रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है बच्चा, इसमें होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है. सो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो मॉडल्स हम पढ़ रहे हैं, थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं, इन सबको बिल्ड करने के लिए भी हमें अजम्पशंस की ज़रूरत पड़ती है. अगर आपने नोटिस किया हो, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड जो आपने 12th में पढ़ रखा है, 12th इकोनॉमिक्स में, हर किसी में अल्फ्रेड मार्शल ने अपने स्टेटमेंट को कहने से पहला ही एक सेंटेंस लिख दिया था, वो था ceteris paribus वाला. इट मीन्स उन्होंने क्लियरली लिखा था अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, और उसके बाद उन्होंने अपने आगे के स्टेटमेंट्स लिखे. मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया है कि जो मैं आगे बात करने वाला हूँ उससे पहले ये मान ले, इसके अलावा सारी की सारी चीज़ें क्या रहने वाली है, कांस्टेंट, और जो मैं वेरिएबल के बारे में बता रहा हूँ इट विल बी रिमेन चेंज्ड. ओके. नाउ वी हैव अनदर वन दैट इज पॉजिटिव एनालिसिस. देखिए, किसी भी वेरिएबल के बिटवीन जब आप स्टडी करते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने प्राइस और क्वांटिटी बोला, सो डेफिनेटली ये स्टडी करना, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल फॉर अस
बिकॉज द स्टडी इज़ बेस्ड ऑन सेटरस पैरेबस। तो जब भी हम दो वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करते हो, सो आप इजीली हर एक फैक्टर, हर एक कॉज एंड इफेक्ट वाले रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। जैसा कि कॉज एंड इफेक्ट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी पढ़ा रखा है। सो इफ़ यू गाइज वांट टू वॉच दैट वीडियो टू, सो आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक ऑन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। ओके, तो ये किसी भी तरीके के एनालिसिस में हमें हेल्प करता है, और स्पेशली पॉजिटिव एनालिसिस, जैसे मैंने आपको लॉ ऑफ सप्लाई का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंटरेस्ट रेट। ओके, सो इंटरेस्ट रेट्स में आप क्या पढ़ेंगे? अब इंटरेस्ट रेट्स में हम ये सीखेंगे कि देखिए, बट ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स कब होता है? जब आप व्हेन वी डू इन्वेस्टमेंट। ओके, सो अगर जैसे ceteris paribus इज यूज टू एग्जामिन हाउ चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट कैन अफेक्ट द इकोनॉमिक वेरिएबल। जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, सो बट ऑब्वियस आपकी इन्वेस्टमेंट में भी चेंज होगा। ठीक है, सो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट लेवल भी क्या होगा? इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका लेवल ऑफ इनकम, आपकी स्पेंडिंग्स, आपके प्रेफरेंसेस अलग होंगी, तो ये आपको कहीं ना कहीं क्या करेगा? समझने में हेल्प करेगा। सो कभी भी इंटरेस्ट रेट्स को भी स्टडी करना है तो उसके लिए हम ceteris paribus को यूज़ करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स का कंपैरिजन हम जस्ट सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से करते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत ऐसे फैक्टर्स भी है जो आपके इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट यू नीड टू थिंक कि वो सारे ही फैक्टर्स क्या होने वाले हैं? अनचेंज्ड होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेशनल लेवल एग्रीगेट्स। ठीक है, अब नेशनल लेवल एग्रीगेट्स में हम सीखेंगे, सी मोस्ट ऑफ द टाइम नेशनल लेवल एग्रीगेट्स मतलब ओवरऑल हमारा नेशनल लेवल पे क्या चीज़ें हो रही है इकोनॉमी में। सो बेसिकली मैंने आपको सिखाया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में, जब हमने वेरिएबल्स की स्टडी की थी, चैप्टर नंबर 1, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नेशनल लेवल में फॉर एग्जाम्पल मुझे नेशनल इनकम देखनी है। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आई कैन गो विद जीडीपी कैलकुलेशन। जैसा मुझे जीडीपी मिलेगा उस बेस पे मैं क्या करूँगी? हमारे एनआई को गिन सकूँगी, दैट इज नेशनल इनकम। ओके, बट यहाँ पर नेशनल इनकम की गिनती करने के लिए आई जस्ट नीड टू बी डिपेंड ऑन सिंगल फैक्टोरियल और सिंगल वेरिएबल विच इज कॉल्ड जीडीपी, बट देर आर मेनी अदर्स वेरिएबल्स आर ऑल्सो इन द इकोनॉमी विच कैन हेल्प अस टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल आप टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई भी देखोगे ना, या टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन भी गिनोगे ना, उससे भी आपको नेशनल इनकम पता चल जाएगा। बट आप सबको एक साथ लेकर गिनोगे ना, कि आप पॉपुलेशन भी देख रहे हो, एग्रीगेट डिमांड भी देख रहे हो, एग्रीगेट सप्लाई भी देख रहे हो, जीडीपी भी देख रहे हो, ओवरऑल प्रोडक्शन भी देख रहे हो, सभी को एक साथ स्टडी करोगे, जम्बल्ड हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो इसीलिए हम किसी भी एक वेरिएबल को लेकर हेल्प करते हैं। तो एक वेरिएबल को लेकर जब यानी कि आप अगर जीडीपी को लेकर स्टडी कर रहे हो, तो आप क्या मानोगे? बाकी सारों को आपको क्या मानना पड़ेगा? अनचेंज, उनको आपको साइड में रखना पड़ेगा। तो ये साइड में रख रहे हो कि आप कंसिडर कर रहे हो इनमें कोई चेंजेस नहीं हो रही है, तो कंसिडरेशन रखना कि देयर विल बी अ नो चेंज इन दीज फैक्टर्स, तो इट्स अ पार्ट ऑफ अगेन व्हाट? ceteris paribus। ठीक है, नाउ अगेन नेक्स्ट वी हैव एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई भी सीखना है। अगर आपको देखना है ओवरऑल कितना आपकी कंट्री में डिमांड जनरेट हुआ बाय द कस्टमर साइड, और कितना ओवरऑल जो है नेशनल लेवल पे सप्लाई किए गए हैं प्रोडक्ट्स बाय द प्रोड्यूसर। तो ये सारी गिनती करने के लिए भी मेनी अदर फैक्टर्स आपके पास है जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करवा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर उन सारे फैक्टर्स को क्या करना है? कॉन्स्टेंट रखना है। और एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई के लिए जस्ट यूनिट टू डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, दैट्स इट। ओके, नाउ वी हैव अनदर वन। सो यहाँ पर हम लोगों ने मिनिमम वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। मिनिमम वेजेस क्या होता है हम यहाँ सीखेंगे। Okay, so minimum wages, when minimum wages increases, ceteris paribus is used to isolate its effects on employment and prices। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या होता है जब मिनिमम वेजेस बढ़ जाएगा, सो देर आर मैनी फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस। मैं ये कह सकती हूँ कि एक जो बंदा है जिसका वेज बढ़ गया, जिसका सैलरी बढ़ गया, या लेबर वर्किंग आवर्स बढ़ गया, तो भाई इसकी कंजम्पशंस बढ़ सकती है, इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ही विल बी ग्रोन अप। ठीक है, तो हर एक चीज़ें, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स है जो क्या होंगे? ग्रोन अप होंगे। लेकिन ceteris paribus बोलता है कि अगर मिनिमम वेजेस बढ़ रहा है तो हम ये कंसिडर करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और बाकी सारी चीज़ों को हम क्या मानेंगे कि वो क्या है? कांस्टेंट है। वेयर इज़ यहाँ पर आपका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, मेनी अदर फैक्टर्स आर इंक्रीजिंग, बट वी नीड टू कंसिडर दैम कांस्टेंट और अनचेंज। ठीक है, नाउ वी हैव अनदर वन विच इज़ कॉल्ड सप्लाई चेन। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो अगर कोई प्रोडक्ट सप्लाई होता है तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि कितने प्राइस में सप्लाई हो गया, कितना उसमें हुआ। लेकिन आप अगर देखोगे ना, तो प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर सप्लाई करता है तो उसको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगता है। से किसी फिनिश्ड आइटम को बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल लगता है, ही हैज़ टू गिव
wages to the labor also, बट कभी कभी हम सिर्फ उसके प्राइस को कंसिडर कर रहे हैं, बट मैनी अदर कॉस्टर्स आर देयर जो बेयर करने पड़ते हैं किसी एक मैन्युफैक्चर को, लेकिन हम उन सारी चीज़ों को क्या मानकर चलेंगे कि वो क्या चल रहा है, कांस्टेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेशक गिनी जा चुकी होती है आपके प्राइस में, बट अगर आप सबको करोगे तो मल्टीपल या डबल एंट्रीज आ सकती है, जैसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसीलिए सैटरस पैरेबस को हम यूज़ करते हैं सप्लाई चेन में, जहाँ पर आप प्राइस से अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो यू नीड टू अज्यूम रेस्ट ऑफ द थिंग शुड बी कंसिडर। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव, सो टोटली हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंटर्स कवर कर लिए हैं। सो दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ एनीबडी हैव एनी डाउट एंड डिफिकल्टी, सो यू कैन मेक अ कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।